एक बार और देख लो ग्राफ का शेप एग्जैक्टली कैसा होगा। देखो ग्राफ कैसा होगा। देखो टीपी का शेप कैसे होगा, अगर मैं एक स्केल बना दूं ना यहाँ पे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। यू कैन टेक अ स्केल, क्या करो स्केल लो, पहले ऐसे ऊपर रखो स्ट्रेट बीच में, ठीक। अब ये हाफ वे तक, अब यहाँ ओरिजिन से लेकर के हाफ वे तक नीचे की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ का, बहुत ज्यादा कर्व नहीं, थोड़ा सा कर्व लाइक दिस, थोड़ा सा कर्व हाफ वे तक, फिर ये स्केल को नीचे करो और अब ऊपर की तरफ कर्व, ठीक, ऊपर की तरफ कर्व लाइक दिस, एंड फिर ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया और इसके बाद ये थोड़ा सा नीचे जाएगा। ये किसका हो गया कर्व, टीपी का कर्व है, ठीक है, दिस इज टीपी। समझ में आया, सिंपल है। आप ऐसे स्केल रख के पहले थोड़ा नीचे से कर लो, फिर ऐसे नीचे की तरफ स्केल रख के थोड़ा सा ऊपर से कर लो और फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे कर लो। शेप इज इम्पोर्टेंट, ठीक, ओके। चलो ऐसे ही अगर मैं बोलूं एमपी, देखो एमपी का कैसा होगा, पहले ऐसे ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, फिर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जहां से ये इस तरफ हुआ, इस पॉइंट तक ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा। ये जिस पॉइंट तक ये वाला कर्व आया है ना, ये वाला कर्व यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक ऐसा वाला कर्व है ना, फिर यहां से ऐसा वाला कर्व स्टार्ट हुआ, तो यहां तक इंक्रीजिंग है, ठीक है। ये ऐसे करके समझो, ऐसे करके, ये ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके इस पॉइंट तक ऊपर जाएगा, फिर इस पॉइंट से नीचे, और नेगेटिव कहाँ होगा, इस वाले पॉइंट पे। बट इतना डिटेल भी इंपॉर्टेंट नहीं, इतना डिटेल भी इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये मैंने एकदम परफेक्ट बनाया। ये यहां से लेके यहां तक, देखो ये यहां से लेके ऐसे करके यहां तक कर्व है ना, तो यहां तक इंक्रीज हो रहा था, तो ये एमपी इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा, फिर इस पॉइंट से ये ऐसा कर्व बनना चालू हुआ ना, तो ये डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा, और ये वाले पॉइंट में यहां से लेके यहां के बीच में ये नेगेटिव हो गया, मतलब इस पॉइंट में ये नीचे चला जाएगा, ठीक। अब एपी का कर्व देखो, एपी का कर्व कैसे होगा, एपी का कर्व है ना, पहले थोड़ा दूर तक तो सेम ही रहेगा, फिर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा, बट ऊपर 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 ऊपर, और जहां ये टच करेगा वहां से नीचे, जहां एमपी पे टच करेगा वहां से नीचे, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। समझ में, ये ऐसा करके जाएगा, नीचे से जाएगा, ऊपर 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 ही ऊपर जा रहा है,
और यहां से अब उसको नीचे जाना चालू करेगा, बट इट विल नॉट टच द एक्सेस। समझ में आ गया? ये है आपका एमपी और ये है आपका एपी कभी जीरो नहीं होगा। क्योंकि एपी क्यों जीरो नहीं होगा? एपी का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज एपी फॉर्मूला? एपी का फॉर्मूला है टीपी डिवाइडेड बाय एन। जब टीपी जीरो नहीं होगा तो फिर एपी कैसे जीरो होगा? जीरो तो तभी आएगा ना जब न्यूमरेटर जीरो होगा, डिनोमिनेटर तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट इज नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वो तो 1 2 3 4 5 6 बढ़ते ही जा रहा है, डिनोमिनेटर तो जीरो होने ही नहीं वाला है। टीपी भी जीरो नहीं होने वाला है, हमको मालूम है। जब टीपी ही जीरो नहीं होगा तो एपी कैसे जीरो होगा? बिकॉज जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज जीरो, अदरवाइज कभी भी जीरो आएगा नहीं। क्योंकि टीपी जीरो नहीं होगा तो एपी भी कभी जीरो नहीं है, ये कभी इस एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो जीरो तो चलो नेगेटिव तो होएगा ही नहीं, जीरो ही नहीं होगा तो नेगेटिव भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये वाली लाइन इसको टच नहीं करेगी, थोड़ा सा ऊपर है। दास समझ में आया तीनों? ये देखो इस तरीके का है ना, देखो ये यहां तक ऐसे करके यहां तक इंक्रीज हो रहा था। देखो 0 से 6 से 20, 20 से 48, ये यहां तक इंक्रीज हो रहा है ना। फिर इसके बाद ऐसा लाइन होने, मतलब यहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो यू कैन सी, ये देखो ये यहां से लेके यहां तक ऊपर गया, फिर नीचे गिरना चालू हो गया, फिर नीचे गिरना चालू हो गया। इस पॉइंट पे देखो जीरो है, इस पॉइंट पे जीरो है, और फिर और आगे जाके नेगेटिव। ठीक, एपी देखो थोड़ा सा पहले तो सेम लाइन पे चला, फिर थोड़ा सा नीचे, बट ऊपर जा रहा है ऊपर 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 ऊपर। जैसे ही टच किया उसके बाद नीचे जाने लगा। ठीक, समझ में आया? ओके, ये स्टेजेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, एजम्पशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। दिस इज वन क्वेश्चन, चलो ये सॉल्व करो। यहाँ पे एमपी दिया हुआ है, एल दिया है और एमपी दिया है, आपको निकालना है टीपी और एपी। ठीक है, मैं वापस से फॉर्मूला बता रहा हूँ। What is the formula for TP? TP is very simple, summation of MP. And what is AP? AP is equal to TP divided by N. अगर एक बार TP आ गया तो TP divided by N बहुत इजीली आ जाएगा। चलो फटाफट सॉल्व करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले L का कॉलम बनाओ, फिर MP का कॉलम बनाओ, फिर TP और लास्ट में AP। हाँ वही L, N मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यहाँ वेरिएबल फैक्टर इज L। हाँ बिल्कुल आ सकता है, डिवाइड करने में पॉइंट तो आ ही सकता है, डेफिनेटली आ सकता है।
तो अगर एमपी दिया है तो प्लस करके टीपी आ जाएगा, और अगर टीपी दिया है तो माइनस करके एमपी आ जाएगा। तो किसको माइनस करेंगे? ऊपर वाले को माइनस करेंगे। ठीक, टीपी ऑफ दैट पर्टिकुलर लेवल माइनस ऊपर वाला लेवल। चलो, तो एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, यहाँ पे एपी दिया और आपको निकालना है टीपी और एमपी। पहले टीपी निकालो फिर एमपी निकालो। एपी दिया, क्या फॉर्मूला यूज करोगे अगर एपी दिया है तो टीपी निकालने के लिए? नहीं, टीपी निकालने एपी इंटू एन, करेक्ट, एपी इंटू एन, वेरी सिंपल। हाँ, पहले टीपी निकालो फिर एमपी निकालो। एक बार टीपी आ गया तो कुछ भी आ सकता है, एमपी एपी सब कुछ आ सकता है। देखो पहले क्या हो रहा है, एमपी इंक्रीज हो रहा है 2 4 4 के बाद 6, फिर डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज, और अगर आगे जाते तो 0, फिर माइनस भी होता है। अच्छा, वन मोर थिंग, अभी यहाँ पे तो 1 1 का इंक्रीज हो रहा है एंड जनरली 1 1 का ही इंक्रीज होता है, बट इन केस अगर यहाँ पे 3 3 का इंक्रीज होता तो डिवाइड हम 3 से करते हैं। मतलब एमपी अगर 1 1 से इंक्रीज हो रहा है, अगर किससे इंक्रीज हो रहा है? 1 1 से इंक्रीज हो रहा है, तो सीधा टीपी एन, अगर मुझे एमपी एन निकालना है तो टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। ठीक, मतलब अगर मुझे एमपी 4 का निकालना है तो टीपी 4 माइनस टीपी 3। सिंपल, देखिए यहाँ पे है ना, ये टीपी 4 का है 17 माइनस 3 का है 12, तो 17 माइनस। बट अगर समझो ये 1 1 नहीं होता, अगर ये 2 2 होता तो इसको 2 से डिवाइड करते, अगर ये 3 3 होता तो 3 से डिवाइड करते, है ना। मतलब आई कैन से दैट एमपी का एक और फॉर्मूला है, ये भी याद रखना, एमपी इज इक्वल टू डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। इस क्वेश्चन में मैंने डेल्टा एल क्यों नहीं लिया? क्योंकि डेल्टा एल इज 1 और 1 को मैं किसी से भी डिवाइड करूंगा तो आंसर तो सेम ही आने वाला है ना। तो भाई अगर मैं ये इसको माइनस करता 17 माइनस 12, आंसर क्या आता? 5। डिवाइडेड बाय 1 भी करता तो आंसर क्या आता? इसके लिए डिवाइड नहीं किया। हाँ, ये फॉर्मूला है एमपी का, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया ना, वही तो फॉर्मूला है भाई। इसको इस ऊपर वाले से माइनस करिए ना तो ये टीपी एन है और ऊपर वाला एन माइनस 1। अगर ये 4 है तो ऊपर वाला 4 माइनस 1, सिंपल फॉर्मूला है। ऐसे ही तो निकाले ना हमने। वही डेल्टा टीपी मतलब यही चेंज, डेल्टा टीपी मतलब चेंज, मतलब यही चेंज, टीपी 4 माइनस टीपी 3,
डिवाइड बाय चेंज इन एल, मतलब अगर समझो यहाँ पे 2 4 6 8 अगर ऐसा दिया होता तो 6 से क्या हो गया 8 हो गया, तो 8 माइनस 6 इज 2, तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाता 2। अब यहाँ पे तो 1 1 का इंक्रीज हो रहा है तो 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, मतलब ये एक और फॉर्मूला हो गया, इन केस एल इज नॉट इंक्रीजिंग बाय 1 इज इंक्रीजिंग बाय 2 और 3 और मोर, तो हम डेल्टा एल से भी डिवाइड करेंगे, मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे। अंडरस्टूड? इन दोनों को टीपी को भी माइनस करेंगे, एल को भी माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे। समझ में आया? ये फॉर्मूला भी याद रखो, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल, है ना? डेल्टा एल बोल लो, या डेल्टा किसी किसी टेक्स्ट बुक में क्यू लिखा हुआ रहेगा, किसी किसी टेक्स्ट बुक में डेल्टा एन लिखा हुआ रहेगा, राइट? ओके, देखो यहां पे आपको निकालना है, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी निकालना है आपको, इफ ऑन इंक्रीजिंग लेबर फ्रॉम 8 to 11, इंक्रीजिंग लेबर फ्रॉम 8 to 11, मतलब 1 से इंक्रीज नहीं हुआ, 3 से इंक्रीज हुआ है, द टीपी इंक्रीजेस फ्रॉम 70 to 82। चलो इसको सॉल्व करो और निकालो। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? एमपी का फॉर्मूला, इस केस में एमपी का फॉर्मूला लगेगा डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल या डेल्टा क्यू, वॉट एवर। क्या आया? 4, करेक्ट। चलो अब रीजन, कॉजेज ऑफ इंक्रीज जो हम तुम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस करे थे, बहुत सारे रीजन तो तुमको क्लियर हो ही गए हैं, फिर भी वापस से वही चीजें वापस से, भाई इंक्रीज जो स्टार्टिंग में इंक्रीज होता है उसका क्या रीजन है, और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज में डिक्रीज होता है उसका क्या रीजन, और इसी डिक्रीज में नेगेटिव वाला रीजन भी आ जाएगा, क्योंकि डिक्रीज होगी तो नेगेटिव हो गया ना, मतलब डिक्रीज होगे 0 फिर बाद में नेगेटिव हो गया। ठीक है, देखो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब मेरे पास एक ही लेबर है, समझो ये मेरा लैंड है, ये मेरा क्या है, लैंड है, मेरे पास एक ही लेबर है, तो ये पूरा लैंड है मेरे पास, अब एक ही लेबर जो है वो ये एरिया और ये एरिया, बस इतने को ही वो कर पा रहा है, जितना समय है उतने समय में ये 2 लैंड पे ही वो क्या कर पा रहा है, नेसेसरी काम अच्छे से कर पा रहा है, बाकी 2 में थोड़ा बहुत कर पाया और बाकी सारी तो छूट ही गए। बाकी में क्या हुआ, बाकी इन दोनों में तो थोड़ा थोड़ा किया, ज्यादा नहीं किया, और बाकी रीजन तो क्या हो गया, छूट। लेकिन जब मैंने एक और लेबर लगा दिया, जब मैंने क्या किया, एक और लेबर लगा लिया, तो ये वाला एरिया भी यूज होने लगा, ये वाला एरिया भी यूज होने लगा, और ये वाला एरिया भी थोड़ा ज्यादा अच्छे से यूज होने लगा, तो मेरा प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया एट अ फास्टर रेट। फिर मैंने और एक लेबर कर लिया, तो फिर ये एरिया भी यूज हो गया, 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 मतलब वापस इंक्रीज हुआ एट अ फास्टर रेट। जब मैं और एक लेबर को, अब क्या हो गया, ऑलमोस्ट फुल हो गया, अभी क्या हो गया, ऑलमोस्ट फुल हो गया है, लेकिन फिर भी ना थोड़ा थोड़ा जो कोने कोने वाला एरिया है ना वो रह गया, वो उतना अच्छे से। अब जब मैंने एक और लेबर लगा दिया तो क्या हो गया कि ये जो छोटे छोटे जो कोने कोने वाले एरिया भी छूट गए थे वो भी अच्छे से कवर हो गया, मतलब वापस इंक्रीज हुआ, बट इस बार एट डिक्रीज हुआ, उतना ज्यादा इंक्रीज। और मैंने एक और लेबर लगाया तो एक 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 कोना एकदम जो ये कर्व वाला एरिया सब कुछ अच्छे से कवर हो गया, तो अगेन मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, बट अगेन एट अ डिक्रीजिंग। अब क्या हो गया, अब सिचुएशन क्या आ गई है, अब सिचुएशन आ गई कि भैया इस लैंड में 6 लेबर का मैक्सिमम कैपेसिटी था, वो आ गया, अब 7वां आने के बाद कुछ भी कंट्रीब्यूट, मतलब 0, इंक्रीज नहीं होगा, और 7वें के बाद अगर 8वां 9वां भी आ गया तो क्या हो जाएगा, हॉचपॉच हो जाएगा, एक दूसरे से टकराने लगेंगे, झगड़े होने लगेंगे, डिस्प्यूट्स होने लगेंगे, है ना, ये तू यहाँ क्यों आ रहा है, वहां तेरे को किसने बोला इधर आने को, ये मेरा काम है, लाइक दैट, क्या होगा, पॉइंट समझ में आया। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, जब कम लेबर थे तो पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, बढ़े तो यूटिलाइजेशन हुआ, बढ़े तो यूटिलाइजेशन हुआ, तो फिर क्या हुआ, इंक्रीज, पहले तो इंक्रीज हुआ, अब ऑलमोस्ट पूरा यूटिलाइजेशन हो गया, बस थोड़ा थोड़ा सा ही कहीं चिंटू पिंटू बचा है, तो और इंक्रीज करने से उस चिंटू पिंटू की वजह से इंक्रीज तो हुआ, लेकिन पहले जितना इंक्रीज हुआ था उससे कम, और करने से इंक्रीज तो हुआ बट थोड़ा कम,
समझ में आया? पहले इंक्रीजिंग रेट, फिर डिक्रीजिंग रेट, फिर उसके बाद नो चेंज जीरो, एमपी जीरो, और फिर एमपी नेगेटिव या टीपी डिक्रीज। समझ में आया? वन रीजन इज फुलर यूटिलाइजेशन। स्टार्टिंग में फुलर यूटिलाइजेशन बढ़ते जाता है तो इंक्रीजिंग रेट पे होता है, फिर फुलर यूटिलाइजेशन होता है बट स्लो रेट पे होता है, और फिर नो यूटिलाइजेशन, और फिर तो नेगेटिव भी हो जाता है बिकॉज ऑफ हॉस पॉस मिस कम्युनिकेशन, मिस कोऑर्डिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट एक्सेट्रा, है ना? तो इन द इनिशियल स्टेज फिक्स फैक्टर्स सच एज मशीन और लैंड रिमेन अंडर यूटिलाइज। शुरू में क्या होता है? फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो हेंस इनिशियली सो लॉन्ग एज फिक्स फैक्टर रिमेन अंडर यूटिलाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो लॉन्ग एज फिक्स्ड फैक्टर रिमेन्स अंडर यूटिलाइज, जब तक सिर्फ पूरा जमीन नहीं, थोड़ा थोड़ा ही जमीन ही कर पा रहे थे, तब तक क्या होगा? इंक्रीज होगा एट इंक्रीजिंग। जब फुल यूटिलाइजेशन हो जाएगा तभी भी इंक्रीज होगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि जो थोड़ा बहुत माइन्यूट छोटा छोटा बचा है, और फिर एक फुल कैपेसिटी हो जाने के बाद जीरो और बाद में नेगेटिव, राइट? सो एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर ऐड मोर एंड मोर टू आउटपुट। मैंने वो आगे वाला पार्ट भी आपको बता दिया। अभी तो हम सिर्फ राइजिंग वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, क्यों इंक्रीज होता है, कॉजेज ऑफ इंक्रीज। मैंने एक आगे वाला भी बता दिया, कॉजेज ऑफ डिक्रीज, राइट? समझ में आया ये कॉजेज ऑफ इंक्रीज? फर्स्ट पॉइंट इज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। कब तक? एज लॉन्ग एज फिक्स्ड फैक्टर रिमेन अंडर यूटिलाइज, तब तक इंक्रीज होगा एट इंक्रीजिंग। ठीक है? देन एक और एग्जांपल ले लो। सपोज कपबोर्ड बनाने के लिए, कपबोर्ड बनाने के लिए ना 3 स्टेप है। एज्यूम करो कपबोर्ड, समझते ना, ये कपबोर्ड, कपबोर्ड बनाने के लिए 3 स्टेप है। पहले तो ये लकड़ी की कटिंग, ये मशीन है उसमें कटिंग होगी, फिर क्या होगा? अलग अलग इसमें होल वगैरह बनाएंगे, इंजेस वगैरह लगाएंगे, होल वगैरह लगाएंगे, और फिर लास्ट में जोड़ेंगे। हर पार्ट में क्या करेंगे? होल वगैरह करेंगे ना, होल वगैरह और वो इंजेस वगैरह और वो सारी चीजें लगाएंगे, ठीक? पॉलिश वॉलिश कर लेंगे, और फिर लास्ट में क्या करेंगे? सारे पार्ट को जोड़ेंगे। तो 3 स्टेप है। पहले स्टेप में ये मशीन में उसकी कटिंग होती है वुड की, है ना, कोई बड़ा कोई छोटा, तो अलग अलग शेप की कटिंग होगी। सेकेंड स्टेज पे क्या होगा? सेकेंड स्टेज में इसमें जो होल वगैरह करना है, जो पॉलिश वगैरह करना है, और थर्ड स्टेज में क्या होगा? इन सारे पीसेस को असेंबल किया जाएगा। अब एक ही लेबर है तो क्या करेगा? पहले ये मशीन में जाएगा, 1-2 घंटा मशीन काटेगा लकड़ी, फिर यहाँ पे आएगा, 2 घंटा क्या करेगा? इसका होल वगैरह करेगा, पॉलिश वगैरह करेगा, फिर यहाँ आएगा और उसको 4 घंटे लगेंगे असेंबल करने में। जब ये यहाँ 2 घंटे यहाँ है तो ये वाली मशीन का तो कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ ना, और जब वो यहाँ आया तो वो मशीन क्या हो गई? खाली पड़ी, मतलब फुल यूटिलाइजेशन। जब एक और लेबर आएगा तो क्या होगा? एक लेबर यहाँ पे कटिंग कर रहा है, ये कट करके इसको देते जा रहा है, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है? इसको होल वोल करना, फिक्सिंग करना, पॉलिशिंग करना, और बाद में दोनों मिल करके, तो बेटर यूटिलाइजेशन ही होना। लेकिन अभी भी जब ये लोग यहां असेंबल कर रहे तब तो ये दोनों मशीन खाली है। जब ये तो मतलब इंक्रीज हुआ बट एट एन इंक्रीजिंग रेट। एक और आएगा तो क्या करेगा? एक इसमें सिर्फ कट कर रहा है, एक क्या कर रहा है? यहां होल कर रहा है, ये कट करके इसको देते जा रहा है, होल और पॉलिश कर रहा है, वो करके इसको देते जा रहा है, असेंबल करते जा रहा है। इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। पॉइंट समझ में आया? तो बेटर यूटिलाइजेशन, तो जब तक फुल यूटिलाइजेशन नहीं होगा तब तक इंक्रीज होते रहेगा, जब तक फुल यूटिलाइजेशन नहीं होगा तब तक क्या होते रहेगा? इंक्रीज होते रहेगा। समझ में आया ये वाला पॉइंट? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। हो जस्ट फॉर एग्जांपल आंसर हो सकता है कि और एक आया तो ज्यादा बेटर है कि ये इसको कटिंग में और ज्यादा बेटर होगा। यहां पे भी 2 लोग आए तो फिर असेंबल करना ज्यादा बेटर होगा। जस्ट एन एग्जांपल आई एम टेकिंग। तो हो सकता है वैसा भी हो कि हाँ 2 लोग, 1 से 2 लोग और ज्यादा बेटर करें, बट इनिशियल में बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट पे कम होना चालू होगा। और वो पॉइंट क्या होगा? जब फुल यूटिलाइजेशन हो जाएगा उसके, जब तक फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तब तक इंक्रीज ही होगा। समझ में आया? राइट? तो एग्जैक्ट वो ब्रेकअप कहां है वो अभी हमको डिस्कस करने की जरूरत नहीं। एग्जैक्ट ब्रेकअप नहीं, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग यू शुड नो। ठीक, चलो सेकेंड पॉइंट। एक रीजन ये है, दूसरा रीजन क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर
इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जब एक ही लेबर होगा तो क्या करेगा, एक ही काम खुद ही करेगा। पहले फील्ड को क्या करना रहता है, पहले फील्ड की प्लॉगिंग करनी रहती है, फिर उसमें सीड्स डालने रहते हैं, फिर उसमें पानी डालना रहता है, फर्टिलाइजर डालने रहता है, राइट। जब एक ही लेबर होगा तो चारों काम एक ही करेगा। जब दो लेबर हो जाएगा तो क्या है, दो काम ये करेगा, दो काम। जब तीन लेबर हो जाएंगे, चार लेबर हो जाएंगे तो डिवीजन हो जाएगा। तो एक रीजन तो फुलर यूटिलाइजेशन, दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, डिवीजन। मतलब इसमें समझो, जब एक लेबर यहां है, एक लेबर यहां है और एक लेबर यहां है, ये वाला लेबर सिर्फ कटिंग ही कर रहा है, उसमें एक्सपर्ट हो गया। ये वाला यही काम कर रहा है, तो काम क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे से होगा। तो ये भी एक रीजन है, डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से एफिशिएंसी इंक्रीज है। एक ही आदमी ज्यादा प्रोडक्शन करता है क्योंकि उसे सिर्फ एक ही काम करना है बार बार, राइट। तो जितने नंबर ऑफ लेबर बढ़ते जाते हैं, डिवीजन क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, और उसकी वजह से इंक्रीज होते जाता है टिल सर्टेन लेवल। उसके बाद और डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो उसके बाद इंक्रीज नहीं होगा। अंडरस्टूड। सो एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर जैसे कि लेबर फॉर एग्जांपल अनेबल प्रोसेस बेस्ड डिवीजन, अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग लेबर हो जाएंगे, डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा। सो स्पेशलाइज्ड वर्कर में भी यूज फॉर डिफरेंट प्रोसेस। अच्छा, उसमें भी हम ये करेंगे भाई, ये तीन में से अच्छा मैं कटिंग में अच्छा, मैं कटिंग कर लेता हूं, अच्छा मैं असेंबलिंग में अच्छा, मैं असेंबलिंग कर लेता हूं, वो भी तो होगा ना, राइट। सो दिस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। वेरिएबल फैक्टर की प्रोडक्टिविटी स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से क्या हो जाती है, दिस इज द सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन, बेटर कोऑर्डिनेशन। एक आदमी है तो फिर क्या है, कोऑर्डिनेशन। दो आदमी तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो गया, तीन में क्या हो गया, और बढ़िया हो गया, चार में क्या हो गया, और बढ़िया हो गया। एक लेवल के बाद बेस्ट कोऑर्डिनेशन आता है, उसके बाद क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन खराब होने लगता है। बोलते हैं ना, टू मैनी कुक्स स्पॉइल्स द सूप, स्पॉइल्स द ब्रॉथ एक्चुअली है। एक और दो आए तो कोऑर्डिनेशन, तीन में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन और अच्छा हुआ, चार में खराब, पांच में और खराब। तो एक लेवल तक बढ़ने से कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, बट एक लेवल के बियॉन्ड बढ़ने से कोऑर्डिनेशन क्या हो जाता है, खराब, है ना। नाउ कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग, कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग क्या होता है, फिक्सिटी ऑफ फैक्टर। भाई ये लैंड तो फिक्स है ना, मैं लेबर इंक्रीज करते जा रहा हूं, इंक्रीज करते जा रहा हूं, इंक्रीज करते जाता हूं। एक लेवल तो आएगा जब ये पूरा फील्ड क्या हो जाएगा, कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएगा। उसके बाद लेबर इंक्रीज करने से डिमिनिशिंग रेट पे, मतलब बढ़ेगा तो सही, बट उतना ज्यादा नहीं जितना पहले बढ़ा। अंडरस्टूड, राइट। सो फिक्सिटी ऑफ फैक्टर इज द प्रिंसिपल कॉज बिहाइंड, दिस इज द मेन कॉज। बाकी दोनों कॉज इसी कॉज के ऊपर बेस्ड है, और भी आगे दो पढ़ेंगे हम कॉज, वो दोनों भी इसी कॉज के ऊपर बेस्ड है, राइट। एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर, द लेटर गेट एक्सेसिवली यूटिलाइज। पहले तो कम यूटिलाइजेशन हो रहा था, बट एक लेवल के बाद क्या हो गया, फुल यूटिलाइजेशन हो गया। उसके बाद क्या हो गया, एक्सेसिव। फुल लेवल, फुल के बाद क्या हो गया, जरूरत से ज्यादा, तब इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट। अंडरस्टूड, डिमिनिशिंग रीजन फॉर कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, राइट। एक ये कॉज है। दूसरा कॉज है इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इनपरफेक्टली भी सब्स्टिट्यूशन ऑफ ईच अदर। कैसे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल ले लो कि भाई एक फील्ड में लेबर हैं, समझो मान लो फॉर एग्जांपल 6 लेबर है, मान लो 5 लेबर है, ठीक। मशीन कोई नहीं, मशीन कोई नहीं। इसने सोचा कि चलो मैं एक मशीन ले आता हूं। अब क्योंकि मशीन काम फास्ट कर रही है तो मैं एक लेबर को कम भी कर दूं तो चलेगा। पहले मशीन कोई नहीं था, तो उसने क्या किया, मशीन लाया। अब क्योंकि मशीन काम फास्ट करती है तो मुझे एक लेबर की अब जरूरत नहीं है, मैं 4 लेबर किया, फिर भी मेरा प्रोडक्शन क्या हो गया, मैंने यहां लेबर को कम किया। एक मशीन बढ़ाया, एक लेबर को क्या किया, कम किया। लेकिन क्योंकि मशीन की वजह से काम ज्यादा फास्ट हो रहा है, इसके लिए मेरा प्रोडक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब मैं बोलता हूं कि चलो यार एक मशीन को कर देते हैं 2 मशीन, और ये 4 लेबर को कर देते हैं 3 लेबर, तो मेरा प्रोडक्शन क्या हो गया,
और इंक्रीज हो गया। अब मैं सोचता हूं कि चलो मशीन को कर देते। मशीन मतलब समझो कि मशीन मतलब आप क्या समझ लो, मशीन मतलब समझो, जस्ट फॉर एग्जांपल टेक ट्रैक्टर। ट्रैक्टर बनाने से प्लॉगिंग का काम फास्ट हो गया ना, तो अब मैं एक लेबर को कम भी कर दूंगा तो भी मेरा ज्यादा काम होगा। अब मैंने एक और ट्रैक्टर मतलब 2 ट्रैक्टर आ गए तो मैं एक और लेबर को कम कर दिया, फिर भी मेरा प्रोडक्शन बढ़ा, क्योंकि ट्रैक्टर ने क्या किया। ठीक, अब मैंने एक और ट्रैक्टर बढ़ाया, मुझे बताओ मैं एक और लेबर को कम कर सकता हूं क्या? क्यों नहीं? परफेक्ट बात बोलिए, एकदम परफेक्ट। मैं 2 करूंगा तो फिर तीसरे ट्रैक्टर को चलाएगा कौन? तीसरे ट्रैक्टर को फिर चलाएगा कौन, है ना? तो पहले 2 सब्स्टिट्यूशन तो परफेक्ट थे, लेकिन एक लेवल के बाद क्या हो गया? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। एक चीज को तो मैं बढ़ा रहा हूं लेकिन दूसरी चीज को मैं कम नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि हम ट्रैक्टर चलाने के लिए 3 ट्रैक्टर चलाने के लिए 3 लेबर तो चाहिए ही, मैं एक को कम नहीं कर सकता। दिस इज नॉन एज इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इसकी वजह से डिमिनिशिंग, समझ में आया? इसकी वजह से क्या होता है? डिमिनिशिंग। अंडरस्टूड? पुअर कोऑर्डिनेशन, वही जो मैंने बताया ना कि भाई वो किचन में 1 के 2 तो बेटर था, 3 भी बेटर था, 4 ठीक था, लेकिन 5 बहुत हॉस्पॉच हो गया। तो बोलते हैं ना टू मैनी कुक, कि भाई यहाँ पे 2 कुक 3 कुक तक तो ठीक थे, 4 कुक 5 कुक आ गए तो क्या आपस में झगड़ा करने लगे, ये हिला रहा है उसके सर पे लग रहा है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्वाइट ऑब्वियस। या आप लोग भी जब कोई काम करते हो, एक के साथ 2 जुड़ता है 3 जुड़ता है तो ठीक, फिर चौथा अरे ये क्यों आ गए, क्या जरूरत है इसकी, हम तीनों ही होता है ना कई बार ऐसा। बहुत ज्यादा भी अगर किसी एक ही चीज में बहुत ज्यादा भी आ जाते हैं ना, तो उसका कारण क्या होता है कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, कोऑर्डिनेशन, कि अरे हम इस काम में हम 3 ही ना थे तो चौथे की क्या जरूरत है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कोऑर्डिनेशन खराब होगा। दैट इज द थर्ड रीजन फॉर डिमिनिशिंग। समझ में आ गया? इंक्रीज, डिमिनिशिंग आया समझ में? पक्का? So increasing application of variable factor along with fixed factor. Fixed factor तो fix ही है ना, सिर्फ बढ़ तो वेरिएबल फैक्टर है। इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट द आइडियल फैक्टर रेशियो, तो मतलब एक ऐसा रेशियो होता है विच इज आइडियल बेस्ट, उसके ऊपर जाते हैं तो फिर क्या होते जाता है? कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से डिमिनिशिंग होता है, राइट? सो this will result in poor coordination between the fixed and variable factor, hence there will be diminishing. Understood? Return diminishing होना चालू होगा। ठीक? पोस्टपोनमेंट ऑफ लॉ, क्या ये लॉ पोस्टपोन्ड हो सकता है? मतलब कुछ समय के लिए लॉ फेल। याद रखना, ये लॉ हमेशा के लिए फेल नहीं होता। कुछ समय के लिए मैं वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज नहीं कर रहा हूं, फिर भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? कैसे? हाँ, चलो लोग अच्छे से काम करें और कोऑर्डिनेशन अच्छा हो रहा है, ये छोटी मोटी चीजें बोल रहे हो, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई। 4 ही लेबर थे, 50 प्रोडक्शन कर रहे थे, कोई मशीन यूज करते थे, अब बेटर मशीन आ गई, वही 4 लोग उस मशीन को ले आए तो प्रोडक्शन 50 की जगह क्या होने लग गया? 80 होने लग गया, बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। सो न्यू टेक्नोलॉजी ने हमारे इस लॉ को क्या कर दिया? फेल नहीं किया। रिमेंबर, लॉ को क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया। थोड़े समय के लिए ये लॉ क्या हो गया? फेल हो गया, लेकिन बाद में जब वो टेक्नोलॉजी का इफेक्ट क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा, तो वापस ये लॉ, तो याद रखना, हम लॉ फेल हो गया ऐसा नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? लॉ पोस्टपोन्ड हो गया, थोड़े समय के लिए फेल हो गया, बाद में वापस वो लॉ सेट हो जाएगा। ठीक? देन दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? व्हेन सम सब्स्टिट्यूट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज डिस्कवर्ड सो दैट द कांस्टेंट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर इज रिमूव, हाउएवर सच अ सिचुएशन इज वेरी रेयर। ये बहुत रेयर सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम। हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है उसका कुछ सब्स्टिट्यूट आ गया,
मतलब इसकी जगह कुछ और यूज कर, इसकी जगह हम कुछ और यूज कर लेते हैं, तो उसकी जो लिमिटेशन थी फिक्स फैक्टर की एक लिमिटेशन होती है ना, वो लिमिटेशन क्या हो गई, थोड़े समय के लिए दूर हो गई, क्योंकि उसका एक बेटर सब्स्टिट्यूट आ गया, उसका क्या आ गया, एक बेटर सब्स्टिट्यूट आ गया। दिस इज वेरी 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 रेयर सिचुएशन। एक चीज की जगह दूसरी चीज आ गई, जैसे कि मैं जमीन पे क्या कर रहा हूं, मैं राइस उगा रहा हूं, मैं एकदम हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं, मैं जमीन के साथ साथ जमीन के ऊपर ही मैंने एक ऐसा मचान बना दिया, ऊपर भी बनाना राइस उगाना चालू कर दिया। इम्पॉसिबल चीज की बात कर रहा हूं, बट मान लो अगर ऐसा है, तो एक सब्स्टिट्यूट आ गया कि मेरा लैंड तो इतना ही था, लेकिन अब मैं क्योंकि एक फ्लोर बना के ऊपर भी राइस उगा पा रहा हूं, तो वो कांस्टेंट क्या हो गया, तो अब मेरा प्रोडक्शन सेम लेवल से ज्यादा होने लग जाएगा, मेरा प्रोडक्शन सेम लेवल से। नहीं, जमीन तो ज्यादा हो गई ना, इतनी जमीन में इतना हो रहा था, तो उतनी जमीन में ज्यादा होगा। नहीं, समझो 10 लेबर है, पूरी जमीन का यूटिलाइजेशन हो चुका है, पूरे जमीन का क्या हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया। अब मेरा जीरो या नेगेटिव में जाने वाला है, लेकिन अब मैंने ऊपर भी लगा दिया, समझ में ना, मतलब इंक्रीज हुआ फिर डिमिनिशिंग में आया, अब डिमिनिशिंग के बाद जीरो होने वाला था, वापस इंक्रीज होने लग गया, तो मेरा लॉ किसी पॉइंट पे आके क्या हो गया, फेल हो गया। दिस इज वेरी 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 रेयर सिचुएशन। पहला वाला सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉमन सिचुएशन है, आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा, हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट होते ही रहते। ठीक, कुछ समय के लिए 2-3 महीने के लिए लॉ पोस्टपोन हो जाएगा, उसके बाद वापस विद न्यू वैल्यूज वापस लॉ वापस वही वैसा ही वापस बनने लगेगा, राइट। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है टेक्नोलॉजी। ओके, अच्छा शेप कैसा होता है ये तो मैंने पहले ही बता दिया, शेप तो मैंने उसी वक्त बता दिया है ना। ये वाला जो होता है इस तरीके से, पहले एस के जैसा होता है, इस तरीके का शेप होता है, ये इन्वर्टेड यू होता है, ये भी वैसे ही होता है बट थोड़ा सा कम स्लैंटिंग होता है, राइट। तो ये सारे शेप तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया। रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी, क्या रिलेशन है, सो लॉन्ग एज, ये भी मैंने बता दिया, जैसे जैसे एमपी इंक्रीज हो रहा है ना, जैसे जैसे एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, और जब एमपी क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, तो टीपी इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, और जब एमपी क्या हो जाता है जीरो, टीपी क्या हो जाता है कांस्टेंट, और जब एमपी हो जाता है नेगेटिव, टीपी क्या हो जाता है डिक्रीज होने लगता है। यही तो रिलेशन है, सिंपल सा रिलेशन है। जब तक एमपी इंक्रीज हो रहा है, टीपी विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, ये स्टेज 1 में होता है। जब एमपी डिक्रीज होना चालू करता है तो टीपी इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट, ये स्टेज 2 पे होता है। फिर जब एमपी जीरो हो जाता है तो टीपी कांस्टेंट हो जाता है, और जब एमपी नेगेटिव हो जाता है तो टीपी रिड्यूस होने लगता है। सिंपल सा रिलेशन है बिटवीन टीपी एंड एमपी, ठीक ना। रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी, ये भी रिलेशन में बताया। देखो पहले क्या होता है, पहले जो एमपी होता है ना वो ऊपर होता है, और एपी कहां होता है, नीचे, ठीक। जहां पे वो टच करते हैं, पहले क्या होता है, एमपी ऊपर होता है और एपी नीचे होता है। ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज होता है, फिर भी ये इंक्रीज होता है। कब तक इंक्रीज होगा, जब तक ये मीट नहीं करेगा, फिर एपी डिक्रीज होना चाहिए। समझ में आ गया, इसे मैंने सारे पॉइंट बता दिए। एपी इंक्रीज होता है जब एमपी इज ग्रेटर देन एपी, राइट। एपी डिक्रीज होता है जब एमपी नीचे जाता है, एपी मतलब मीट करने के बाद एमपी नीचे जाता है ना, उसके बाद ही एपी डिक्रीज होना चाहिए, राइट। मतलब एमपी डिक्रीज होता है तो एपी डिक्रीज नहीं होता है, जब एमपी डिक्रीज होता है तो भी एपी इंक्रीज होता है। एपी डिक्रीज होना कब चालू करता है, जब एमपी एपी के नीचे जाता है। समझ में आया ये पॉइंट। सो एपी इज मैक्सिमम, तो एपी मैक्सिमम कहां होगा, जहां पे मीट का वो मैक्सिमम पॉइंट है एपी का, उसके बाद एपी नीचे जाता है, राइट। So MP may be zero negative, but AP will never be zero, never be negative, right? That's it. हो गया ये चैप्टर। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में मंडे को डिस्कस करेंगे, एंड देन ट्यूसडे वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर।